हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज शुरू करी थी, जिसके कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड है। उन सारे चैनल्स की अब वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर आप हमारे पेज पे एक्सेस करके वहाँ से भी इजीली उन सारे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज उसी के पार्ट की कॉन्टिन्यूटी पे है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देखें, सो दैट कि आपको इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मेडिवल पीरियड पर्सपेक्टिव्स को समझने में आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एज आई प्रॉमिस्ड, अब हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। So before starting a video lecture, I want to make this clear that the source for this video lectures include Satish Chandra sir की part 1 and part 2 medieval Indian history, इग्नू मास्टर्स की नोट्स, along with एनसीईआरटी के रेफरेंसेस एंड कुछ रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स भी है। सो आई इंश्योर कि आपको ऑथेंटिसिटी में किसी भी तरह की इशू नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ था गुरिद डायनेस्टी के द्वारा, और ये जो था ऑब्वियसली इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। पर इसका जो इतिहास है वो इतना छोटा नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई सारे चीज़ों का एक बहुत सी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप में चेंज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में चेंज, किस तरीके से पूरा एक जियोपॉलिटिकल पैराडाइम में शिफ्ट हो रहा है इन सेंट्रल एशिया, इन वेस्टर्न एशिया, and उसका इसका एक आउटकम हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम धीरे-धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अलोंग विद दिस हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये एक सल्तनत की तरह स्टैब्लिश हुआ और इसे सुल्तान और बादशाह में क्या डिफरेंस होता है, आज हम उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। So before starting, I request starting audio lecture, I request you all to please like करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आर लेक्चर्स को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में अवेलेबल होगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप सुल्तान की बात करते हैं तो सुल्तान बेसिकली दिल्ली सल्तनत के दौरान जितने भी रूलर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई एम सेइंग मेजॉरिटी, व्हाई, बिकॉज अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, तो बेसिकली ये वो थे जो कहीं ना कहीं अपने आप को खलीफा से दूर रख रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को उलेमा से दूर रख रहे थे। ठीक है ना। अब मैंने ये बात क्यों बोली, बिकॉज सुल्तान वो होता था जो रॉयल इन्वेस्टिट्यूट, एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर खलीफा को भेजता था। खलीफा जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको भेजता था, एंड अलोंग विद सम ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस गिफ्ट्स एंड अदर अदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑब्वियसली, जहाँ पे वो ये कोशिश करते थे कि जो खलीफा है वो उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे, और वंस वो एक्सेप्ट करते थे, अपना मोहर दे देते थे, अपनी एक्सेप्टेंस दे देते, तो वो सुल्तान बन जाते थे। तो इस तरीके से वो क्या था, वो रूल कर रहे थे और द नेम ऑफ द खलीफा के अंडर पे वो काम करते, तो वो सुल्तान हुआ करते थे। हु आर द पादशाह? पादशाह बेसिकली मुगल रूल के दौरान आते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल ही डिटैच कर लेते हैं कि हम किसी भी तरीके से, लाइक वी रिस्पेक्ट खलीफा, बट खलीफा हमारे सुपीरियर नहीं, वी आर द सुपीरियर बाय आवरसेल्फ। और इसी वजह से जब देखा जाता है तो वहाँ पे अगर वो रॉयल इंस्टीट्यूट भेज भी रहे तो वो इट वाज नॉट फॉर एक्सेप्टेंस कि वो उनके रूल एक्सेप्ट करे, बल्कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस जो बादशाह और हमें सुल्तान के बीच में देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने में, मिडिवल हिस्ट्री को समझने के लिए ये बहुत ही बेसिक कंटेक्स्ट है समझना चाहिए। अर्ली एक्सपेंशन एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो टेरिटोरियल गेन, तो होता है क्या है, 1206 के दौरान या मतलब उससे पहले 1206 में तो वैसे मुइजुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब 1192 की लड़ाई होती है उसके बाद हार जाते हैं ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हमें देखने मिलता है पूरा चेंज हमें देखने मिलता है पॉलिटिकल लैंडस्केप इंडिया में। कॉन्टिन्यूस रेड्स होना शुरू करते हैं, एक्सपेंशन होना शुरू होता है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म और समझने की जरूरत है, एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरी। सो एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है आप कॉन्टिन्यूसली अपनी आर्मी को लेकर जा रहे हो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पे। फॉर एग्जांपल वी आर इन, आई मीन दिल्ली राइट नाउ।
तो मैं फॉर एग्जांपल मेरी आर्मी है वो जा रही है हरियाणा साइड या फिर दिल्ली साइड, वहाँ पे जा रही है, वहाँ के रूलर को हरा रही है, एंड हम इस तरीके से फोर्सफुली हम क्या करें वहाँ पे जा रहे हैं एंड एरिया को अपने अंडर लेकर आ रहे हैं, बट वो कंसोलिडेशन नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, दैट्स एन एक्सपेंशन पार्ट। कंसोलिडेशन तब होता है जब हम अब क्या करें, वहाँ पे अपने रूलर को स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर मैं ऑलरेडी वहाँ के जो रूलर है उसको बोल रहा हूँ कि आप रूल करो बट हमारी सुजैनिटी को एक्सेप्ट करो, हमारे रूल को, हमारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करो। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है। एंड जब ऑब्वियसली जब बेसिकली आपका एक बहुत वास्ट एरिया कंट्रोल हो चुका होता है, तो जब ऑब्वियसली गोरी के अंदर कंट्रोल हो चुका होता है, देन इट वाज डिसाइडेड कि अब हमें एक्सपैंड नहीं करना है, अब हमें कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन मतलब जितनी टेरिटरी हमारे पास है, लेट लेट इट बी लाइक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट इटसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, उससे पहले कंसोलिडेट करते हैं, अपना एक पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, उससे एक अपने टेरिटरी, अपने कंट्री, एक स्टेट का पार्ट बना लेते हैं, दिस वे, राइट। अब उस जब वो पूरा स्टेबल हो जाएगा, उसके बियॉन्ड अगर हमें करना है, देन दैट्स द फ्यूचर थिंग, राइट। तो ये चीज़ होती है, और यही हमें देखने मिलता है। जो एक्सपेंशन हुआ, ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ, वो इतना वास्ट था कि अब लखनौती बंगाल ईस्टर्न साइड से, अजमेर रणथंभौर राजस्थान वेस्टर्न साइड से, उज्जैन, एंड देन आपका मुल्तान उच्च सिंध तक, सिंध का पार्ट है उच्च के रीजन में, वहां तक एक पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, राइट। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखने की जरूरत होती है कि एक पॉइंट पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, पर क्या, ये देखो, अब अगर अपने अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल इन हिस्ट्री की शुरुआती वीडियो लेक्चर्स को आपने देखा है, तो आपको समझ में आएगा फ्यूडलिज्म का पैटर्न, सामंतवाद का पैटर्न। तो इससे हमें ये चीज समझ में आता है कि कई सारे राजपूत किंगडम स्टैब्लिश हो चुके थे, एंड मेनी ऑफ देम वर पावरफुल, देन दे डिक्लाइन, एंड इवेंचुअली कई सारे और पावरफुल किंगडम्स ऑब्वियसली छोटे फॉर्म पे बट आ जाते हैं। एंड हमने ये भी पढ़ा था दैट कि किस तरीके से वो ब्रेवरी एंड शेवलरी के अच्छे एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। So because some external power was trying to consolidate their power उनके ज़मीन पे, उनके सॉइल पे, सो वो कॉन्टिन्यूसली ये कोशिश कर रहे थे कि उनको रेसिस्ट किया जा सके, कि अब आपको आगे नहीं बढ़ने देना है, आप इसके बियॉन्ड आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारी टेरिटरी, हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी। एंड यही हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बुंदेलखंड, बयान और ग्वालियर के साइड से भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे आपको अलायंसेस देखने को मिलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, फ्रेंडशिप अलायंसेस, कि कॉन्टिन्यूस वे में कि बस किसी तरीके से इनके एक्सपेंशन को रोका जा सके। अब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आप शुरुआती तौर पे देखोगे तो ऑब्वियसली अलायंसेस बनती थी, बट दोज वर वेरी वीक, तो उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता था। बट बाय दिस टाइम एक्चुअली होना क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता गया, और जो कहीं ना कहीं पावर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलती है बाय द टर्किश अथॉरिटी, बाय द राजपूत चिफ्टन्स, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता गया, एंड काइंड ऑफ एक टर्किश रूल के रिएक्शन में बाय हिंदूज, एज ए हिंदू रिएक्शन अगेंस्ट द टर्क्स, अब इस तरीके से समझो, हिंदू रिएक्शन अगेंस्ट द टर्क्स, इस तरीके से पावर कंसोलिडेशन एक्चुअली वो मजबूत बनता चला गया, राइट। इंटरनल चैलेंजेस एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट पावर्स, इंटरनल पावर स्ट्रक्चर। अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, फ्यूडलिज्म को आप उसको आपको समझना पड़ेगा, और ये अर्ली मिडिल हिस्ट्री में आपको बेटर वे में समझ में आएगा, जहाँ पे हमने ये कोशिश की थी समझाने की कि जैसे जैसे धीरे धीरे सामंस है, जो आपके वो चिफ्टन्स है जिनके पास ज़मीन आ रही है, जिनके पास पावर आ रहा है, वो ये कोशिश करी कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊँ, और मैं कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी को बाय द टाइम जब वो वीक हो जाएगा, मैं उसे जाके चैलेंज करूंगा, एंड मैं सारे पावर को अपने हाथ में ले लूंगा, राइट। इसी तरीके से कई सारे और भी छोटे छोटे चिफ्टन्स थे जो टर्किश अथॉरिटीज़ के अंदर ही बन रहे थे। इक़्तिदारी का कॉन्सेप्ट, इक़्तिदार मैंने आपको बताया था, मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे जिनके पास इक़्ताज़ हुआ करती थी, ज़मीन का हिस्सा हुआ करता था। अब यहाँ पे ज़मीन के हिस्से में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो आपका ज़मीन हुआ करता था वो सुल्तान के अंडर हुआ करता था, एंड कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट कंट्रोल उनका स्टैब्लिश नहीं होता था। तो एज अ रिजल्ट वो कहीं ना कहीं टर्किश एज अ चिफ्टन के अंडर काम करते थे, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखा जाए तो ये भी जो कंट्रोल हो रहा था वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली लेते चले जा रहे थे। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि अब उनके पास अपनी ज़मीन है, मास जो भी रिसोर्स आ रहा है वो अपनी यूज़ करेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बनते जा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती जा रही है। जो हमें फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने मिला वो हमें यहाँ भी देखने मिला, एंड धीरे धीरे व्हेन दे बिकेम पावरफुल दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द सेंट्रल अथॉरिटी। और यही चीज़ हमें देखने मिला कि एम्बिशियस जो टर्किश नौबत है, जैसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बिहार और बंगाल के रीजन को कैप्चर करने के बाद असम के रीजन पर जाते जाते वो अपने आप को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके होते हैं, उनको खुद की आर्मी में रिवोल्ट होता है, एंड ही वाज असैसिनेटेड।
तो इस तरीके से हमें देखने मिलता है कि वो इंटरनल स्ट्राइव जो था, कि एक एम्बिशन जो बनना शुरू हो गया था इवन नॉवेल्स के अंदर, कि हमें खुद के अपने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना है। एंड इसी से उनके बीच में कॉन्टेस्ट लड़ाई चल रही है नोबिलिटीज के बीच में, और एक ऑब्वियसली पावर, स्मॉलर पावर चैनल्स के बीच में, और स्मॉलर पावर चैनल्स कहीं ना कहीं लार्जर पावर चैनल जो कि सेंट्रल अथॉरिटी जो सुल्तान है उसको भी कहीं ना कहीं हराने की कोशिश करे, या उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश करे, सो दैट कि वो अपना पावर को स्टैब्लिश कर सके। ये चीज थी। इम्पैक्ट क्या हुआ सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स का? तो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स अपने आप में एक भूल रही थी। कांस्टेंट पावर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इंस्टेबिलिटी देखने मिल रही है, रिसोर्सेज का ड्रेन हमें देखने मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत कॉमन थी, एंड कॉन्टिन्यूसली एक डायनेस्टी आ रही है, वो कल खत्म हो जा रही है, देन नेक्स्ट डे कोई और डायनेस्टी आ रही है, कॉन्स्टेंटली पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड मुइजुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि यल्दूस, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी, जिनकी मृत्यु अवश्य असैसिनेट किया जाता है, अगर उनको उसको हम हटा दें, ऑब्वियसली उसको हटा दें, तो यल्दूस, कुबाचा और ऐबक, ये तीन और प्रोमिनेंट स्लेव्स होते हैं जो अपने आप को आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम मोहम्मद अपने आप को सेंट्रल एशियन पावर स्ट्रगल से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। तो सेंट्रल एशिया में गजनीज के बाद कहीं ना कहीं हमें यल्दूज देखने मिलते हैं। इंडिया के रीजन में, लाहौर रीजन में ऐबक का कंट्रोल, बाकी जो रीजनल कंट्रोल होता है सिंध वगैरह का, वहाँ पे कुबाचा कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे यल्दूस, कुबाचा और ऐबक के बीच में हमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी देखने मिलते हैं। यल्दूस की दोनों बेटियों से शादी कुबाचा और ऐबक की होती है, ऐबक की बहन से शादी कुबाचा से हो जाती है। तो इस तरीके से हमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलते हैं। और मैट्रिमोनियल अलायंसेस का एक मेन मकसद ये होता है कि कहीं न कहीं सबके बीच में एक पीस मेंटेन हो सके और मिलकर काम कर सके अपने पावर को और अपने एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए। तो इस तरीके से चलता रहता है। अब इसी बीच में क्या था, अगर हम देखने की कोशिश करें, तो जो सेंट्रल एशिया था, उस एरिया में सबसे पावरफुल एम्पायर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइज कर रहा होता है, वो होता है मर्व का रीजन में। मर्व एक इम्पॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल एशिया में, ट्रांस ऑक्शन एंड खुरासन रीजन में। वहाँ पे बेसिकली ख्वारिज्मी एम्पायर अंडर ख्वारिज्मी शाह ऑब्वियसली वो राइज कर रहा होता है। एंड ख्वारिज्मी शाह एक सबसे बड़ा एक बैरियर की तरह काम कर रहा था मंगोल्स के लिए, और मंगोल्स इवेंचुअली सबसे बड़ा रीजन बनते थे फॉर द डिक्लाइन द फॉल ऑफ ख्वारिज्मी एम्पायर। सो होता क्या है कि उस टाइम पे जो मंगोल एम्पायर थी, ऑब्वियसली जो मंगोल रीजन के थे, उसके जो चीफ्टेन थे वो थे चंगेज खान। एंड चंगेज खान, आप लोग सब जानते हैं, इतना बेसिक अगर आपने देखा होगा, सुना होगा भी, तो चंगेज खान अपने डिवास्टेशन, अपने एक्सप्लॉयटेशन और अपने रैथ के लिए जाना था, अपने गुस्से के लिए। उसका एक आउटकम मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह नस्तनाबूद कर देगा, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड उसका। तो उस टाइम पे वो था। एंड चंगेज खान कहीं न कहीं चाइना पे कंट्रोल कर चुका था, ट्रांसऑक्शन रीजन में कंट्रोल कर चुका था, एंड इवेंचुअली वो अब खुरासन की तरफ, अब ख़ारिज़मी एम्पायर की तरफ देख रहा था। ख्वारिज़मी शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा आता है, उसका बेटा आता है मकबरनी। अब हुआ सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि इनके बीच में स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट पे देखें, चंगेज़ खान के रूलशिप के अंदर डिवास्टेशन हो रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मर्केंडाइज ट्रेड और इवन ट्रेड रूट्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था और सपोर्ट भी कर रहा था। तो उसी बीच में होता क्या है, कुछ मुस्लिम मर्चेंट्स होते हैं जिसको मकबरनी पकड़ भी लेता है, और वो मुस्लिम मर्चेंट्स होते हैं जो चंगेज़ खान की छत्रछाया के अंदर थे। तो उनको पकड़ता है, उनको मार देता है। तो इससे चंगेज़ खान को गुस्सा आता है और वो मकबरनी पीछे जाता है। मकबरनी शुरुआती तौर पे तो ऑब्वियसली अगेंस्ट खड़ा हो जाता है चंगेज़ खान, बट उसके रैथ को देख के वो डर जाता है, एंड अपने एम्पायर को छोड़ के वो इंदस आता है। इंदस नदी कुछ अपने लोगों से आता है, देन इंदस नदी क्रॉस करके उस टाइम पे चला जाता है सल्तनत के अंदर। सल्तनत में उस समय रूल होता है, वो होता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद होता है और उसका सक्सेसर होता है, ऑब्वियसली सक्सेसर होता है। तो ऑब्वियसली नॉट दैट सक्सेसर, उसके बेटे को असैसिनेट करने के बाद इल्तुतमिश बनता है। तो इसी कहानी में बहुत अच्छे से डील करेंगे बाद में। तो होता क्या है कि अ, उस टाइम पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट हाँ, तो होता क्या है, इल्तुतमिश उस टाइम पे रहता है, और इल्तुतमिश मना करता है मकबरनी को कि मैं आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप आओगे तो फिर चंगेज़ खान हम इंडिया में आएगा, और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है तो हमारे लिए नुकसान है, बिकॉज फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो मकबरनी फिर वहाँ से छोड़ के वो जाता है वेस्टर्न एशिया में खलीफा के अंदर शरण लेता है। चंगेज़ खान को जब पता होता है, चंगेज़ खान अपनी काम एक छोटी टुकड़ी को खलीफा के पास भेजता है मकबरनी पकड़ने के लिए, बट खलीफा उसकी छोटी आर्मी को मार देती है। तो चंगेज़ खान वहाँ भी जाता है, एंड बाय द टाइम 1227 एडी ये सब होते होते चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है।
और इस तरीके से एक जो इल्तुतमिश को इस तरीके से हम प्रेज़ भी करते हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ पॉलिटिकल माइंडसेट और बिकॉज़ इस शरह नहीं दी मकबरनी को तो चंगेज़ खान इंडिया में रेड नहीं करता। ऑल्दो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि थोड़ा-सा और भी कई सारे कारण थे शायद चंगेज़ खान रेड करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। कई सारे कारण थे, क्या मकबरनी एक बहाना था या फिर मकबरनी को दे भी देते थे, क्या उसके बाद वो चंगेज़ खान अटैक करता, नहीं करता? कई सारे इस पे डिबेट्स हैं जो आज भी चलते रहते हैं। ठीक है? द मंगोल थ्रेड एंड द दिल्ली सल्तनत मंगोल थ्रेड की बात तो हमने बिल्कुल कर ली। दिल्लीज आइसोलेशन की बात भी हमने एक्चुअली इसके बारे में हमने कर लिया। द राइज ऑफ द न्यू ऑर्डर इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो अपने आप को एक अलग ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी तरह स्टैब्लिश करने की शुरुआत करते हैं। और ऑब्वियसली जो एक थ्रेट आ रहा होता है सेंट्रल एशिया से कि आपको थ्रेट आ रहा था बिकॉज़ एक पॉइंट बस ये समझो बिकॉज़ कॉन्स्टेंटली आपका सेंट्रल एशिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुका है एंड आपका एम्पायर यल्दुज़ को बादशाह और कहीं न कहीं ऐबक के बीच में डिवाइड हो चुका है। तो अब कहीं न कहीं ये एक मजबूरी बन चुकी होती है तीनों के लिए स्पेशली फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक कि एक अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश कर सके। जो स्टेबल हो और कहीं न कहीं सिक्योर हो। तो ये इस तरीके की एक नेसेसिटी बन चुकी होती है। हम ये बोलते हैं कि नहीं वो आए लाहौर में था देन इंडिया दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट किया, दैट्स अनदर थिंग। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि क्यों भी किया गया तो बिकॉज़ एक नेसेसिटी बन चुकी थी। बिकॉज़ एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है एंड कहीं न कहीं अब अपना एम्पायर है तो यहीं पे एस्टैब्लिश करना जो हमारे पास है। सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली बिकॉज़ एक नया कल्चर आ रहा है, एक नया एक फ़ॉरेन ऑब्वियसली सेंट्रल एशियन टर्क्स है जो अब आ रहे हैं, अब इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी था, ऑलरेडी यहाँ पे खुद का एक अपना कल्चर स्ट्रक्चर था। अब दोनों बीच में फ्यूजन हो रहा है एंड आपको एक नया स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर सेट देखने को मिल रहा है। नया पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश होता है जो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिलता है एंड दैट इज़ समथिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अली सल्तनत से अंदर कंट्रीब्यूशन इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा पर जस्ट अ ब्रीफ पार्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक जब वो ऑब्वियसली पावर स्ट्रक्चर में आते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की होती है अपने आप अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की पहले तौर पे और उसने कई सारे तौर पे रिसोर्सेज को और वेल्थ को बांटा होता है इसे उनको लकबख्श के तौर पे भी देखा गया और इन्होंने अपने इसने अपने अंदर कई सारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस भी किए, कई सारे स्कॉलर्स को भी रखा, उनके बारे में भी हम बात करें कौन सी इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके टाइम पे लिखी गई। अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना करी, उसने बनाया। उसके बाद उसने अलाउद्दीन का झोपड़ा और उसके बाद हम देखें इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोशिश करी थी कि उसके बेटे को वो रूलर बनाए क्योंकि इसकी मृत्यु जब चौगान की बात होती है तो उसके बेटे को बना दिया जाता है बट उसका बेटा इनकैपेबल था और इस वजह से इल्तुतमिश जो उसका दामाद था और इल्तुतमिश स्लेव भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का वो उसके बेटे को मारता है एंड खुद ही रूलर बन जाता है। ठीक है देन रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होती है और फर्स्ट विमेन होती है पूरे सल्तनत पीरियड की जो इकलौती फर्स्ट और लास्ट वुमेन होती है जो इवेंचुअली रूलर बनती है एंड इसके अंदर इसका ही अपना कई सारे स्लेव्स होते हैं और याकूत इसमें से प्रोमिनेंट होता है जो कि एबिसिनियन स्लेव होता है। उसके अलावा बात करें तो रज़िया सुल्तान की अपनी एक इम्पॉर्टेंट कहानी है किस तरीके से उसने एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया सल्तनत पीरियड में, ये चीज़ भी हम सारी बात करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स। सो की टेक अवे क्या है फ्यूचर डायरेक्शन इंटरनल यूनिटी हमें देखने मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस करता है बाय इंटरनल कन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल की वजह से। मंगोल का इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है कि इसकी वजह से कई सारे नए अलायंसेस बनना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं सल्तनत में जो रूलर्स आते हैं उनको भी सब्सिक्वेंट पीरियड पे इवन अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कैसे में आता है कि क्यों आपका सीरी फोर्ट को उसने कंस्ट्रक्ट किया, किस तरीके से एक पूरा एक नया पैटर्न नॉर्थ वेस्ट एंटायर प्रोविंस और सारे की एरियाज़ में जहाँ से इन्वेजन हो रही थी, वहाँ पे प्रोमिनेंट लोगों को एस्टैब्लिश किया, इंक्लूडिंग इवन जलालुद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं बलबन के दौरान, जलालुद्दीन खिलजी को रखा गया था, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि मंगोल के इन्वेजन्स को कंट्रोल करने के हमें देखने मिलता है। तो इस तरीके से एक नया ऑर्डर भी एस्टैब्लिश होता है जिसमें इस्लामिक रूल का एक इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो लेक्चर को, अपने फीडबैक को शेयर करें, जहाँ भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ज़रूर से ज़रूर बताएं, अपने कंसर्न्स अपने क्वेश्चंस को ज़रूर रेज करें
सो दैट कि मैं उससे रिसॉल्व कर सकूँ, या तो कमेंट सेक्शन में, या तो आप उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अब वहाँ भी अपने कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो चैनल को, अब बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। ऑल्सो इस वीडियो लेक्चर की पीपीटीज आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में, बस वहाँ पे लिंक पे आपको ये वाले पे मिलेगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। टू डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।